बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कल का दिन अदालती तारीख में बहुत अहम होने जा रहा है। एक के साथ एक यानी 3 बैक टू बैक केसेस होंगे और जजेस का सुपर शो डाउन होने जा रहा है। उसमें चंद ही घंटे बाकी हैं, एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कुछ बड़े बड़े फैसले। इसी वजह से बिलावल को 26वीं तरमीम की परेशानी लाहक हो रही है। वो बार बार आके कह रहे हैं कि अगर 26वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश की गई तो हम उसे नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही उसको रोल बैक कर सकती है, अदरवाइज़ किसी अदालत की जानिब से हुआ तो हम नहीं मानेंगे। ये तो पहले से दिख रहा है कि अदालती फ़ैसलों की क्या हुर्मत रह गई है और अदालती फ़ैसलों को कितना माना जा रहा है। एनी हाउ, ये तो होगी ना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब जो इजाफी जजेस तैनात किए गए हैं, एक नतीजा उनका इब्तदाई तौर पर सामने आया था, अब उसके मज़ीद असरात भी सामने आने लग गए हैं। आज की अब से कुछ देर पहले की लेटेस्ट अपडेट है, आप सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि ये सब कुछ भी हो रहा है। और फिर इमरान खान की सियासत का एक बदतरीन मुखालिफ खामोशी से रुखसत हो गया है, उसके बारे में भी ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं। एक एक करके सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले एक सवाल आपसे, एक बल्कि आपकी राय दरकार है, उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। इमरान खान ने पार्टी में कुछ बड़ी तब्दीलियों का फ़ैसला किया है, कुछ तो आपने देख ली, जुनैद अकबर के हवाले से डिसीजंस, अली अमीन गंडापुर के हवाले से, और भी कुछ पाइपलाइन में हैं। मज़ीद कौन जाएगा कौन रहेगा इसका फ़ैसला भी चंद दिनों में हो जाएगा। आपसे सवाल यह है कि क्या ये तब्दीलियाँ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही ज़रूरी हैं या फिर पंजाब में भी झाड़ू फेरने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार जब भी मौका आता है तो पंजाब की जो क़यादत है वो कहीं ना कहीं मायूस करती है कारकुनान को। उसकी ऑब्वियस रीज़न एक तो ये है कि जो मरकज़ी लीडरशिप है वो 9 मई के मुकदमात में कैद है, और जो कोई बचे कुचे हैं वो या तो रूपोश हैं या फिर उनके ऊपर इतने मुकदमात हैं कि यहाँ पे चूँकि हुकूमत नहीं है ना पंजाब में, तो इसलिए उनको ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे एलिमेंट है। बहरहाल पंजाब में भी कुछ तब्दीलियाँ ज़ेर गौर हैं, शायद 1-2 दिनों में आप कुछ नोटिफिकेशंस देखें तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाए ज़रा जो इमरान खान के हवाले से, मैंने कहा ना कि उनका एक बदतरीन मुखालिफ जो है वो खामोशी से रुखसत हो गया। तो बात हो रही है मशहूर ज़माना साइफर तनाज़े के अहम किरदार डोनाल्ड लू की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें अलविदा कर दिया गया है और ख़बरें लग रही हैं, हेडलाइंस लग रही हैं, और उनके मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की। जो अभी नए वज़ीर ख़ारजा आए ना, मार्को रूबियो, उन्होंने इस बारे में हतमी फ़ैसला करना था, लेकिन ये नहीं किया गया। और अब ये बताया गया है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत चूँकि 17 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही थी तो उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली और वो अब घर चले गए। अब मार्को रूबियो जो हैं, जो इस वक्त अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा बन चुके हैं, उनकी मुलाकातें किन लोगों से हो रही हैं? दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल क्लोज़ अलाए या उनकी पार्टी के अहम मेंबर ओहदेदार जुनैद बशीर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये अहम ओहदेदार हैं और बहुत सारी जगहों पे बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और इनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो ये बहुत इंडिकेट कर रहा है आपको सिचुएशन के अमेरिका में लॉबी किसकी मजबूत है। मैंने देखा जो नजम सेठी हैं वो एक जगह पे शिकवा कर रहे थे कि हुकूमत ने जो पीटीआई की अमेरिका में लॉबी है उसको बहुत कमज़ोर ले लिया और अपनी तरफ से कोई इक़दाम ही नहीं किए, बल्कि वो शिकवा कर रहे थे कि आपने कहीं पे देखा कि हुकूमत कोई लॉबी कर रही है, कहीं पे कुछ इक़दाम कर रहे हैं, वो बड़े रिलैक्स थे। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई के लोग जो थे वो हावी रहे हैं और अब काफ़ी देर हो गई, उन्हें ये लगता है, ये उनकी राय है और कुछ कुछ हकीकत के करीब भी है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड लू की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई और उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिली और वो घर चले गए। यहाँ पर क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आज ही के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शाम जो वर्किंग आवर्स है वो ख़त्म हो गए। दैट मीन्स के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुद्दत मुलाजमत थी वो ख़त्म हो गई है। गालबन 26 जनवरी ही उनकी मुद्दत मुलाजमत के ख़त्म होने का दिन है, जब उनका 5 साल जो दौरे इक़्तिदार है या जिसमें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं वो आज ख़त्म हो गया। लेकिन वो जनाब ऐसे हैं कि चाहते हैं कि अभी कुछ अरसा और रहें, कुछ मराद, कुछ तनख्वाहें, कुछ और प्रोटोकॉल भी वो लेते रहें। और उसके लिए मैंने देखा बाकायदा, एक तो 26वीं तरमीम हुई है ना, फिर जिन इदारों की जानिब से तनख्वाहें जारी होती हैं उनको भी ख़त लिख के बताया गया है कि जनाब तनख्वाहें ना रोकी जाएं इनकी और इनको तनख्वाहें देते रहें, क्योंकि 26वीं तरमीम के तहत अभी ये काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा रही, ऑल्दो कि उन्होंने 1-2 ख़त लिखे हैं कि कमेटियाँ कायम कर दी जाएँ। अदरवाइज़ ये एक ऐसा इशू है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 8 फरवरी का इलेक्शन, मैंडेट चोरी, ये आपस में ऐसी इंटरकनेक्ट हैं कि आपको तो इस मामले पर खामोश होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पीटीआई इस मामले पर मुझे नहीं लगता कि उनकी एग्रेसिव पॉलिसी है। इससे आगे भी काम जारी रखते हैं। आइन में की गई तरमीम के तहत वो सिर्फ तब तक है जब तक नया
चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाता, तो उस नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को लेकर पीटीआई ने अभी तक कोई एक दो ख़त लिखने के अलावा कोई मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज के दिन तो एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, चीज़ें सामने आनी चाहिए थी, कोई वाइट पेपर, कोई ब्लैक पेपर, कोई चीज़ सामने नहीं आई। ये इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि डिले है। अब ये क्यों है मुझे मालूम नहीं है। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं 27 जनवरी की। 26 जनवरी से आगे बढ़ते हैं 27 जनवरी, जो कि कल का दिन है, और ये तारीख बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि कल का दिन होने वाला है अदालत की नज़र, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम एक के साथ एक बैक टू बैक 3 केसेस होंगे। हाई प्रोफाइल तीनों केसेस हैं और किसी भी वक्त तहलका खेज़ खबर आने का इम्कान है। कुछ बड़ी खबरें, एटलीस्ट ऐसी खबरें जो ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकती हैं, हेडलाइंस बना सकती हैं, वो खबरें आने का इम्कान है। बल्कि पहले एक ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी इससे छोटी अदालत की अपडेट सुन लें, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में तफसील से बात करते हैं क्योंकि ज़रा लंबी डिटेल है, आपको आसान लफ्ज़ों में समझाना भी है। पहले ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आ जाइए। आपको मालूम है कि हाई कोर्ट में कुछ नए एडिशनल जजेस तैनात किए गए थे और उसका पहला इब्तदाई नतीजा उस सूरत में सामने आया था जब इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में बरियत का मामला नए जजेस के सपुर्द कर दिया गया कि जनाब आप सुने, जो पहले सारे जजेस थे उनको हटा के या उनको नज़रअंदाज करके नए जज साहब के सामने वो केस लगा दिया गया। खैर, इस पर भी कोई बात नहीं, जज हैं वो नए एडिशनल जज हैं तो उनके सामने भी लगाया जा सकता है। अब एक और पेशरफ्त ये हुई है, दूसरा नतीजा वो ये कि इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरियत हुई है, यानी केस ख़त्म कर दिया गया था, उसके खिलाफ खावर मानेका साहब ने जो अपील की थी वो अपील भी नए जज साहब के सामने मुकर्रर कर दी गई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि एडिशनल सेशन जज ने जो 13 जुलाई को फैसला सुनाया था और इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया था, अब वो केस जो है वो दोबारा टेकअप हो और एडिशनल सेशन जज का दिया गया जो फैसला था वो कलअदम करार देके इनकी जो सज़ाएं हैं वो बहाल की जाएं। तो ये केस भी अब नए जज साहब के सामने फ़िक्स कर दिया गया है, कल इसकी भी समाअत होगी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि खावर मानेका साहब को अब इस एक्सट्रीम लेवल पर नहीं आना चाहिए था कि वो अब नज़रसानी की अपील भी दायर करते। अब जितना हो चुका इस केस को लेके, जितनी डिस्कशन हो चुकी है और हर हलके ने जितना इसको मतलब क्रिटिसाइज़ किया है इस केस को दायर करने को, और फिर एट दी एंड सज़ा कलअदम करनी पड़ी। अब दोबारा से ये मामला क्या फिर से वही सारी चीज़ें डिस्कस होंगी मीडिया के ऊपर, वही सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी जिनको लोग तनकीद करते रहे। बहरहाल देखते हैं अब जज साहब इसके ऊपर क्या डिसाइड करते हैं। अब वापस आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। मैंने आपको बताया एक दिन 3 केसेस और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ का इम्कान। पहला तो यह है कि 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक जो केस है आइनी बेंच वो सुनने जा रहा है। कल इसकी समाअत होनी है, काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पहली मरतबा बताया जा रहा है कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी पासेस जारी होंगे कमरा अदालत तक जाने के लिए, सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम है, सारे जर्नलिस्ट नहीं शायद जा पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि असूलन जिस केस को सुनने वाले जजेस इस केस के बराह रास्त बेनिफिशरी भी हों, यानी 26वीं तरमीम के तहत यही जजेस बेनिफिशरी बने, उन्हीं जजेस के पास अगर केस जाएगा तो एक लॉजिकल कंक्लूजन बंदे के ज़हन में बहुत आसानी से आ जाता है कि यार इसका एंड रिज़ल्ट क्या हो सकता है। क्या कोई अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या कोई ये कहे कि जनाब मैं तो बेनिफिशरी हूं लेकिन ये सारा कुछ मैं रिवर्स कर दूं, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इंसानी फितरत का तकाजा ये है। बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक दे इन जजेस को मेरिट के ऊपर फैसला करने की। लेकिन ये हुआ है इस 26वीं तरमीम के तहत। मिसाल के तौर पर अगर हुकूमत कोई ऐसी तरमीम कर देती कि आइनी बेंच में वफाकी वुज़रा को शामिल किया जाएगा, वो फैसला करेंगे, होती तो कहने को तो ये आइनी तरमीम होती, लेकिन क्या ये करना दुरुस्त होता कि जजेस का इख्तियार समाअत जो है वो वफाकी वुज़रा के सपुर्द कर दिया जाता? लेकिन अगर ऐसी तरमीम होती तो ऐसा भी पॉसिबल था क्योंकि आइनी तरमीम के तहत हुआ था। अब किसी से उसका इख्तियार समाअत ले लेना, यानी चंद जजेस के पास इख्तियार समाअत है, चंद जजेस के पास नहीं है। जो सीनियर जज है मंसूर अली शाह, उसके पास आइनी केस सुनने का इख्तियार नहीं है, लेकिन जो जूनियर जज साहब हैं उनके पास इख्तियार भी है और वो आइनी बेंच के सरबराह भी हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ खटकी है लोगों को। और फिर ऐसा ही हुआ कि जो केस लगा हुआ था मंसूर अली शाह साहब के पास रेगुलर बेंच में, जब उसमें 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक हल्की सी भी कोई चीज़ डिस्कस हुई है तो उन्होंने जनाब केस खींच के तो वापस आइनी बेंच को दे दिया। इस मामले पर आपको पता है वो चल रहा है तौहीन अदालत वाला मामला कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कैसे ये केस रेगुलर बेंच से लेके मंसूर अली शाह साहब के केस से लेके तो आइनी बेंच के हवाले कर दिया। तो इस मामले पर कुर्बानी का बकरा भी वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल बने कि क्यों इन्होंने ये केस उधर लगाया था। जब एक जगह पे केस चल रहा है, एक जज ऑर्डर कर रहा है कि ये केस इस तारीख को दोबारा लगाया जाए, आप उससे उठा के किसी और बेंच पे डाल रहे हैं, तो
ایک جوڈیشل آرڈر جب آ گیا تو آپ انتظامی آرڈر سے اس کو کیسے ریورس کر سکتے ہیں؟ اس معاملے پر آپ کو معلوم ہے کہ توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا، اب اس کا فیصلہ کل سنایا جانے والا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جمعرات کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب کل صبح 9 بجے یہ سنایا جانا ہے۔ لیکن جس دن یہ فیصلہ محفوظ ہوا، 2 دن پہلے کی بات ہے، جیسے یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا راتوں رات ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو گئی ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے بہاف پہ یا ان کی جانب سے، اور وہ اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے فوراً مقرر بھی ہو گئی، اور اس 2 رکنی بینچ کے اوپر ایک لارجر بینچ بھی بن گیا تاکہ یہ 2 رکنی بینچ اگر کوئی ایسا ویسا ڈیسیژن کر دے جو 26ویں ترمیم کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کے لیے یا اس کو ہٹ کرے یا افیکٹ کرے، اس سے بچایا جا سکے، تو ایک لارجر بینچ بنا دیا، کیونکہ جوڈیشل آرڈر کو جوڈیشل آرڈر ہی ختم کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ بینچ 2 رکنی بینچ کوئی ڈیسیژن کل دیتا بھی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ایک بڑا بینچ جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ اب بڑا بینچ جو ہے وہ کل 1 بجے اس کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے منصور علی شاہ فیصلہ سنا چکے ہوں گے، یعنی صبح 9 بجے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اینڈ بائی دا وے، جب راتوں رات انٹرا کورٹ اپیل آئی، بینچ بن گیا، تو اس ٹائم یہ لگا کہ شاید منصور علی شاہ صاحب کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ لارجر بینچ جو اب بن گیا تو شاید وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ججز، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی، یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ کل فیصلہ سنائیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کل صبح 9 بجے کیا فیصلہ سنا سکتے ہیں؟ کیا فل کورٹ کی تشکیل کر سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ جناب اختیار سماعت سے متعلق یا ایک بینچ سے معاملہ دوسرے بینچ لے جانے سے متعلق حتمی ڈیسیژن قائم کرنے کے لیے فل کورٹ کا اجلاس بلا لیا جائے؟ کیا یہ رائے دے سکتے ہیں چیف جسٹس کو اپنے فیصلے میں؟ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فل کورٹ کا اجلاس بھی چیف جسٹس نے بلانا ہے، یحییٰ افریدی صاحب نے، اور اس ٹائم منصور علی شاہ اور یحییٰ افریدی سیم پیج پہ نہیں ہے۔ تو ایک تو کویشچن یہ ہے کہ کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوگا یا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا فل کورٹ کی طرف جائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ذمہ داری کس پر فکس کی جائے گی کہ جناب جو ان کا بینچ ریگولر بینچ بنا تھا اس کو ختم کر کے آئینی بینچ میں کیس کس نے بھیجا، کس کے کہنے پر گیا، کیسے گیا؟ کیا کسی کے اوپر ذمہ داری فکس کی جائے گی؟ اور اس فیصلے کے بعد پھر دن 1 بجے اس سے بڑا لارجر بینچ جسٹس جمال خان بندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ ہوگا، وہ کیا کرے گا، وہ کیا فیصلہ کرے گا، اس کے اوپر بھی سب کی نظریں ہیں۔ تو یہ بڑا کانٹروورشل سا ایک سین ہو جائے گا۔ تو کل آپ کو اپڈیٹ کریں گے کیا ہوتا ہے، آپ کو کورٹ رپورٹرز بھی تفصیل سے بتائیں گے۔ ہم تو ذرا پولیٹیکل سچویشن کو کور کرتے ہیں، کورٹ رپورٹرز ایگزیکٹ سچویشن آپ کو سمجھا سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، جاتے جاتے خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا، اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، بڑی حیران کن ہے۔ ہمارے جو رپورٹرز کور کرتے ہیں ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ان کے بقول، چونکہ میں براہ راست کور نہیں کرتا اس لیے میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ یہ میری اپنی معلومات نہیں ہے، لیکن ہمارے ہی جو آفیشیل رپورٹرز ہیں اسائن ہیں اس ٹاسک کے لیے، ان کے مطابق اس اجلاس میں جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی پیپلز پارٹی کی، اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے متعلق جو اس ٹائم کی پالیسی ہے اس پر بڑی تنقید ہوئی ہے یا اختلاف رائے سامنے آیا ہے، اور اکثریتی ارکان اس حق میں ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ جو پالیسی ہے جس کے تحت حکومت کو سہارا دیا گیا ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے یا حکومت سے اتحاد ختم کر دیا جائے۔ اور کچھ ذرائع نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اب برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ پالیسی ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ حکومت کو بچانے کے معاملے پر اتنا ایکسٹریم پوزیشن کیوں ہے۔ یا تو قائل کیا جائے، بتایا جائے کہ پارٹی کی عادت کیا سوچ کر حکومت کو کاندھا دے رہی ہے، کیونکہ 1 سال میں دونوں جماعتوں کے درمیان اعتماد اس لیول کا نہیں بن سکا جس لیول کا وہ چاہتے تھے، اور حکومت جو ہے یا مسلم لیگ نون کے اراکین ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، اور اعتماد سازی میں کافی کمی آ چکی ہے، اور پھر وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جب بھی حکومت کوئی قانون سازی کرتی ہے تو ان کو اعتماد میں نہیں لیتے۔ تو یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی، اگر اعتماد میں نہیں لیتے، آپ کا اتنا گلہ ہے، شکوہ ہے، تو پھر آپ نے پیکا ایکٹ میں قومی اسمبلی میں ووٹ کیسے کیا؟ پیکا ایکٹ قومی اسمبلی سے منظور ہوا تو اس میں آپ نے ووٹنگ کیسے کر دی اگر آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ یا پھر آپ بس ایسے ہی اپنے طور پہ کر کے آ گئے؟ تو یہ بڑی ایک ڈوبیس قسم کی چیزیں ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بھی تفصیل سے بتائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔